Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my presentation. Myself Nadia Parvez, a student of MEd semester 3rd. Today I'm going to present my topic on techniques and tools of guidance. First of all, we shall study what is guidance. Guidance is the help given by one person to an individual in making choices and adjustments and in solving problems. Guidance aims at aiding the helpee or counselor client to grow in independence and ability to be responsible for himself. It is a service that is universal, not confined to the school or family. It is found in all phases of life, in the home, in business and industry, in government, in social life, in hospitals and prisons. Indeed, it is present wherever there are people who can help. गाइडेंस बेसिकली एक हेल्प होती है जो एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है जब भी उसको चॉइसेस बनाने में, चॉइसेस को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की बात लें, वहाँ पर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। तो गाइडेंस एक असिस्टेंस होती है जो दूसरे को प्रोवाइड की जाती है टू मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो गाइडेंस का पर्पस ये होता है कि दूसरे इंडिविजुअल को हेल्प करे कि वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर पाए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई कर पाए। अब ये जो गाइडेंस टर्म है, इसको एक यूनिवर्सल सर्विस माना गया है, क्योंकि ये स्कूल या फैमिली तक कन्फाइंड नहीं होती है। ये गाइडेंस जो होती है, हमने देखा है कि लाइफ के हर फेस में पाई जाती है। एजुकेशनल फील्ड्स में तो पाई ही जाती है, लेकिन अगर हम घर की बात करें तो घर में अगर किसी को कहीं पे भी चॉइसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है तो हम उनको हेल्प करते हैं थ्रू गाइडेंस। अब बिज़नेस में भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंडस्ट्रीज़ में भी इसी तरह का रहता है, और गवर्नमेंट, सोशल लाइफ, हॉस्पिटल्स एंड इन प्रिजन्स। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि गाइडेंस हर उस जगह पे पाई जाती है जहाँ पर ऐसे लोग पाए जाते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल पाया जाता है जिनको किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचने में प्रॉब्लम आती है, या फिर उनको असिस्टेंस या हेल्प की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन द गाइडेंस प्रोसेस। अब गाइडेंस प्रोसेस में कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं, वी शैल स्टडी हियर। पहला आ जाता है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, a helpful current and future guide in charting the progress of the special needs of the child, as it serves as an additional information base for providing vocational and academic guidance for the student. In addition to the students, EIP, a individualized educational program, a record of information concerned with the appraisal of the individual student. The information obtained is assembled in a summary form on the cumulative record card so that it may be used when the student needs advice for the solution of some educational or vocational problems. अब ये जो कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं, इसको फ्यूचर गाइड माना जाता है, क्योंकि अगर हम किसी को असिस्ट कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसका प्रीवियस रिकॉर्ड या प्रीवियस डेटा जानना ज़रूरी होता है, तो हम उसको अकॉर्डिंगली फ्यूचर के लिए गाइड कर सकते हैं। इस तरीके से कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जहाँ पर अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें तो एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जहाँ पर कुछ स्पेसेस प्रोवाइड की जाती हैं, जहाँ पर हम अपना जो भी रिक्वायर्ड डेटा होता है, नीडेड डेटा होता है, उसको हम लिखते हैं फॉर उनको फ्यूचर के लिए अकॉर्डिंगली असिस्ट करने के लिए। अब कुछ आइटम्स फाउंड किए जाते हैं कम्युलेटिव रिकॉर्ड में: आइडेंटिफाइंग डेटा, home background, health information, educational history, anecdotal record, case summary. Next is recommendation. Next, importance of cumulative records and guidance. अब कुछ cumulative records की कुछ importance होती हैं। Cumulative records reveal individual differences and indicate the nature and amount of professional assistance needed by the individual student at various stages of their development. अब cumulative records individual differences को भी study करता है, क्योंकि no two individuals are alike. तो उनकी नेचर और उनको किस तरह की असिस्टेंस या गाइडेंस की ज़रूरत होती है उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, तो उसके अकॉर्डिंगली ये उसको गाइड करता है। नेक्स्ट, कुछ करैक्टरिस्टिक्स है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स की, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव है, कंप्लीट है, एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ट्रू एंड वैलिड है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, री इवैल्यूएटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑब्जेक्टिव एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल ओपिनियंस एंड प्रेजुडिसेस, एंड नेक्स्ट इज यूजेबल। कुछ टाइप्स हैं इसकी, जैसे कॉन्फिडेंशियल डेटा,
इसकी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, डिपेंडेंट ऑन द काउंसलर्स ओपिनियन, ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन कैन बी क्लासिफाइड एज कॉन्फिडेंशियल इफ डीम्ड अप्रोप्रिएट बाय द काउंसलर। नेक्स्ट है इंटरव्यूज़। अब इंटरव्यूज़ क्या होता है, ये एक कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टू पर्सन्स, जहाँ पर हम इस पर्पस से इंटरव्यू ले रहे होते हैं कि हमें पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो हम लेना चाहते हैं वो उससे वो इन्फॉर्मेशन ड्राइव करते हैं, ठीक है। और ये एक डायनामिक फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है जहाँ पे जो काउंसलर है वो उसमें प्रॉपर स्किल्स की ज़रूरत होती है और काउंसलिंग में अकॉर्डिंगली कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो काउंसली है उसको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उसके जो भी कंफ्यूज्ड थॉट्स हैं वो उनको क्लियर करे, उनके जो भी इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको बाहर लाए। तो इंटरव्यू को माना जाता है कि ये बहुत ही एसेंशियल टेक्निक मानी गई है। जितने भी काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं उनमें से इंटरव्यू जो है ये एक एसेंशियल टेक्निक मानी गई है। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके। ये जो इंटरव्यू है ये गाइडेंस में बहुत हद तक यूज़ की जाती है क्योंकि इट हैज़ सर्टन एडवांटेजेस विच आर नॉट पोसेस्ड बाय अदर। जो बाकी गाइडेंस की टेक्निक्स में नहीं पाए जाते हैं, इसमें उस तरह के एडवांटेजेस फाउंड किए जाते हैं। जैसे फ्लेक्सिबल है ये, इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। इट हैज़ थेराप्यूटिक वैल्यू। इंटरव्यू हेल्पफुल होता है डायग्नोसिंग ए प्रॉब्लम। द फेस टू फेस contact gives very useful clues about the client's personality. It enables the client to think about the problem and about himself. Provides a choice to the client and the counselor to exchange the ideas and attitudes through conversation. अब कुछ इसके पर्पस आ जाते हैं, जैसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इंफॉर्मेशन देना एम्प्लॉयमेंट के लिए, एडजस्टमेंट के लिए। नेक्स्ट आता है कुछ काइंड्स होते हैं इंटरव्यूज़ के। पहला आता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा आता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चन हम फ्रेम करते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। वो पहले से सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हम फर्दर पूछते हैं। तो इसमें जो भी होते हैं वो क्या होता है, ये एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस भी ज़्यादातर देखा गया है वहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पर एम्प्लॉयर जो होता है, जो भी मतलब काउंसलर होता है, उसको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय की चाहिए होती है फॉर इवैल्यूएशन पर्पस के लिए। जैसे उसका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हो गया, उसकी स्पेशल एबिलिटीज़ हो गई इस जॉब को लेने के लिए, और जो उसने फॉर्मर पोजीशन या फॉर्मर जॉब छोड़ी है तो वो क्यों छोड़ी है। तो इस तरह के प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन आई फ्रेम किया जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। इसमें ये होता है, इंश्योर करता है कि एसेंशियल टॉपिक्स विल बी कवर। जो हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करें तो इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। कुछ स्टेप्स हैं इंटरव्यू प्रोसेस में, जैसे प्रिपेयरिंग द इंटरव्यू। पहले इंटरव्यू को प्रिपेयर किया जाता है। एस्टैब्लिशिंग रैपिड, मतलब जो भी रिलेशनशिप होता है बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, उसमें वो प्रॉपर रिलेशनशिप को बिल्ड करना, जैसे फ्रेंडलीनेस, सिक्योरिटी एंड कुछ कॉन्फिडेंस होता है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है। डेवलपिंग इंसाइट, जो भी है दूसरे का व्यू पॉइंट जानना, मतलब उसका उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके क्या इंसाइट है, क्या पर्सपेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाता है टर्मिनेटिंग द इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जब टर्मिनेट किया जाए तो जो टेस्टी है उसको सेटिस्फाइंग फील होना चाहिए या हेल्पफुल एक्सपीरियंस उसको हेल्पफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए जब भी वो इंटरव्यू दे के बाहर निकले। कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू लिया गया इमीडिएटली उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, ताकि फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए जब भी वो दोबारा से आए तो उसको हम वो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज़ कर सके। इवैल्यूएटिंग द इंटरव्यू। अब क्वेश्चंस टू टेस्ट द effectiveness of the interview. First question, what would be the first question? Was there a progress made by the counselor towards the recognition of the problem? Was he willing to face the problem? Did the interview help the pupil become more self-reliant? Did the counselor come to help of his own will? Was there a noticeable improvement in the counselor's behavior? Did the counselor carry out the plan mutually outlined? Next and last one आ जाता है रेटिंग स्केल टेक्निक्स।
रेटिंग स्केल टेक्निक्स में क्या होता है कि ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पर हम बच्चे का बिहेवियर को टेस्ट करते हैं, उसको असेस करते हैं बाय मीन्स ऑफ असाइनिंग डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सेज विद कॉरस्पॉन्डिंग स्केल्स ऑफ वैल्यूज। उसके रिस्पॉन्सेज की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम उसको रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ गुड इज़ द परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस कितनी गुड है, उसकी पुअर है, एवरेज है, गुड है, वेरी गुड है या वेरी एक्सीलेंट है। अब कुछ पर्पस होता है रेटिंग स्केल की। पहला ये होता है टीचर और स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस की इफेक्टिवनेस, इस चीज़ को देखने के लिए, पर्सनालिटी, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। स्कूल अप्रेजल इंक्लूडिंग अप्रेजल ऑफ कोर्सेज, प्रैक्टिसेस एंड प्रोग्राम्स। गाइड इन कंस्ट्रक्टिंग रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ गाइड्स बताई गई हैं, जैसे 3 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, सब्जेक्ट और द फिनोमिनन टू बी रेटेड। Second is continuum which they will be rated, judges who will do the rating. नेक्स्ट आ जाता है कुछ वेज होते हैं रेटिंग स्केल के। पहला आता है सेल्फ रेटिंग स्केल, दूसरा आता है ओपिनियनेटेड रेटिंग स्केल। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं टू एक्सेस द characteristics of the people such as their abilities, attitudes, motivation, interest, needs and values and so on. पहला आ गया जैसे अचीवमेंट टेस्ट की बात करें, इट इज़ यूज्ड टू असेस व्हाट अ पर्सन हैज़ अचीव्ड, एक्वायर्ड और लर्नड। पर्सनालिटी टेस्ट यूज्ड इन असेसिंग पर्सनल क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर टू एज पर्सनालिटी टेस्ट। नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड यूज्ड इन असेसिंग डिफरेंट एप्टीट्यूड कैपेबल ऑफ प्रेडिक्टिंग वंस सक्सेस इन द एरिया ऑफ पर्टिकुलर एप्टीट्यूड सच एज मैकेनिकल, न्यूमेरिकल, क्लैरिकल, क्लोजर एक्सेट्रा। Interest test used in the assessment of the varying interests possessed by an individual such as interest in gardening, literary interest, interest in social work etc. Attitude test used in assessing the attitude of the person towards a thing, an idea, a person, philosophy, custom, traditions etc. Intelligence used in assessing the intelligence or level of cognitive functioning of the individuals. Emotional intelligence test ये यूज़ किया जाता है इन असेसिंग द लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पोसेस्ड बाय द इंडिविजुअल्स। मूड एंड मोटिवेशन टेस्ट यूज्ड इन असेसिंग द नेचर ऑफ द मूड एंड मोटिवेशनल लेवल्स ऑफ द इंडिविजुअल। नाउ मूविंग ऑन टू इट्स कंक्लूजन, द फोकस ऑफ गाइडेंस इज द इंडिविजुअल नॉट हिज प्रॉब्लम्स। अब जो गाइडेंस का मेन फोकस होता है इंडिविजुअल को हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ना कि उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उसको हमने उसके जैसे मैंने बोला पीछे कि उसके प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हमने, उसको उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर दिए, तो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर पाता है विच डायरेक्शन ही हैज़ टू गो। गाइडेंस एक डायरेक्शन नहीं होती है, एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट थ्रस्टिंग समबडीज व्यूज़ ऑन। अभी गाइडेंस हम इसको डायरेक्शन भी नहीं बोल सकते ना। इसी तरह हम ये जो अपना व्यू पॉइंट है किसी पे थोपते नहीं है, जस्ट उसको कुछ चीज़ों का एडवांटेज और ड्रॉबैक्स वगैरह बता दिया जाता है, तो वो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर पाता है। गाइडेंस इज़ ऑल्सो नॉट टेकिंग डिसीजंस फॉर अदर। जैसे मैंने बताया कि गाइडेंस हम किसी दूसरे के लिए डिसीजन नहीं लेते हैं, बल्कि हम उसको जस्ट एक प्रॉपर वे बताते हैं किस तरीके से चीज़ को किया जा सकता है फॉर बेटर फ्यूचर आउटकम्स। गाइडेंस इस तरह से हम बोल सकते हैं गाइडेंस एक इंटीग्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड और एक क्रिएटिव प्रोसेस है। थैंक यू।